So ancient in Indian history, the history syllabus that you have to do in for UPSC is divided like पहले भी मैंने बताया था ancient India, medieval India, modern India, and then uh, अपना मॉडर्न इंडिया में तुम्हारा फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह भी आ गया, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे हिस्ट्री को कवर करना है। तो उसमें हम ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट कवर करेंगे, जिसमें मेजरली जो पोर्शन कवर होता है वो 1705 ऑनवर्ड्स, 1705 टू 1947 का पार्ट है। सो 1705 क्या है, व्हाट इज सो सैक्रोसैंक्ट अबाउट 1705? एक्चुअली इट इज द डेट, इट इज द ईयर ऑफ औरंगजेब्स डेथ, and with the death of Aurangzeb, the Mughal Empire disintegrated, and then many political changes happened in India, and in the meantime, British were also there, and eventually, British established their rule over the entire territory of India, entire subcontinent rather. तो हमको उस पार्ट को इसमें करना है। ओके, तो अब जैसे इसके चैप्टर्स अगर हम देखें तो हम इसमें इसका फर्स्ट चैप्टर है इंडिया इन द 18th लेट 18th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी का मीनिंग क्या हुआ, 1700 क्रॉस होने के बाद। अब जैसे ये 2021 चल रहा है, तो इसका मतलब ये सेंचुरी कौन सी है, ये 21st सेंचुरी है। पिछली सेंचुरी थी 1900 समथिंग चल रहा था, बट इट वाज द 20th सेंचुरी। तो जो 1700 एक बार क्रॉस हो गया तो इट इज बेसिकली द 18th सेंचुरी। तो इंडिया 18th सेंचुरी में क्या था उसके ऊपर ये चैप्टर है। अब इसमें तुमको बेसिकली ये बताया गया है कि उसमें पॉलिटिकल कंडीशंस इंडिया की कैसी थी। सो पॉलिटिकल कंडीशंस अगर हम बात करें तो दैट वर इट वाज वेरी फ्लूइड एंड फास्ट डिटेरियोरेटिंग। तो उसको डिटोरिएट क्यों हो रही थी, बिकॉज इट ऑलवेज हैपन्स एंड हिस्ट्री इज रिप्लीट विथ सच एग्जांपल्स दैट when a powerful and charismatic king dies, so the central authority basically gets weakened, and then eventually first of all there is a war of succession, यानी कौन गद्दी संभालेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, उसके ऊपर बैटल्स चलते हैं। अब कई बार तो किंग अपने मरने से पहले ही कई किंग्स, राजे महाराजे सम्राट अपना उत्तराधिकारी बता के जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें फाइटिंग होती थी किंग बनने के लिए। तो ऐसे ही औरंगजेब की डेथ के बाद हुआ। अब वैसे तो औरंगजेब ने नॉमिनेट किया था अपने बड़े बेटे को, लेकिन वैसा होता नहीं है। खैर उसका बड़ा बेटा ही बना था उसके बाद, कि उस वो हिस्ट्री हम अभी पूरी क्रोनोलॉजी अभी नहीं करेंगे। तो बेसिकली एक बहुत फास्ट डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन खड़ी हुई, और उसका एक रीज़न ये था कि औरंगजेब जैसा एबल एडमिनिस्ट्रेटर कोई पावर पे नहीं था। ठीक है, औरंगजेब रूल्ड इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। अब 50 ईयर्स एक बहुत बड़ा पीरियड होता है एक्चुअली। औरंगजेब डाइड ऑल्सो एट द ही हैड क्रॉस्ड 100, एंड टिल द वेरी एंड ही हेल्ड पावर विथ हिमसेल्फ। तो इनफैक्ट वो किंग ही तो कितना लेट, ही वाज इन लेट 40s व्हेन ही बिकेम किंग, आई थिंक इन 50s, अर्ली 50s। तो औरंगजेब ने 50 साल इंडिया पे रूल किया, और उस पूरे पीरियड में इंडिया एक पूरा कंसोलिडेटेड वे में ये था। बेसिकली इंडिया में तीन ही मेजर एम्परर्स रहे हैं जिन्होंने पूरे इंडिया पे राज किया हो। तो उसमें से एक फर्स्ट वाज अशोक, सेकंड वाज समुद्रगुप्त, एंड थर्ड वाज औरंगजेब। और फिर इस सब कॉन्टिनेंट पे सबसे बड़ा राज अगर सबसे बड़े एरिया पे इसे, इंडिया पाकिस्तान ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें सबसे बड़े एरिया एरिया पे अगर किसी ने अपना राज किया हो तो वो तो फिर ब्रिटिश थे, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं था। इट वाज एन अनप्रेसिडेंटेड एम्पायर दैट द ब्रिटिश कार्व्ड आउट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो औरंगजेब के टाइम पर इंडिया एक कंसोलिडेटेड एंटिटी था, और उसके डेथ के बाद वो फास्ट डिटेरियोरेट होना शुरू हुआ। अब वो डिटेरियोरेट होता क्यों है, वो हम पहले भी कर चुके हैं कि फ्यूडल लॉर्ड्स बेसिकली दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। जो प्रोविंशियल उसके प्रोविंसेस, ऑल बिग एम्पायर्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। तो जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है तो प्रोविंसेस सब अपना अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, और वो उसकी शुरुआत होती है पेरिफेरल एरियाज से। तो पेरिफेरल एरियाज में मतलब जैसे औरंगजेब के टाइम पे सीट ऑफ पावर वाज आगरा, देन तो उसके पेरिफेरल एरियाज हो गए पाकिस्तान का और अफगानिस्तान वाले जो एरियाज होंगे, देन साउथ इंडिया के किंगडम्स, बंगाल आसाम उस एरिया के किंगडम्स,
वो अपना धीरे धीरे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर देते। नाउ देर वर एक शॉर्ट पीरियड में इन द स्पैन ऑफ अराउंड 100 ईयर्स, उसके उसके बाद के 100 साल में मुगल के अराउंड 10 किंग्स आए और गए, बट नन ऑफ देम वर वेरी इफेक्टिव एंड कैरिस्मेटिक टू होल्ड द एम्पायर इंटैक्ट। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब उसमें बाकी की भी चीजें हमको जैसे इसमें देखनी है ब्रीफली कि उसके क्या रीजंस थे। खैर वो अभी हम इंट्रोडक्शन है इसलिए उसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। देन देयर वर सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस उस समय क्या थी 18th सेंचुरी में, वो इसमें देखनी है। एंड इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। अब सोशल और रिलीजियस कंडीशंस की अगर बात करें तो इंडियन सोसाइटी ऑलरेडी एक स्पेशली द हिंदू कम्युनिटी और इनफैक्ट मुस्लिम्स भी वो रिट्रोग्रेसिव रिचुअल सुपरस्टिशन एंड ये सब इसमें जा चुकी थी। एक तरफ यूरोप में मॉडर्न सोसाइटी की शुरुआत हो गई थी बिकॉज ऑफ द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन से लेके मॉडर्न इंडस्ट्रीज और ये सारी आ रही थी, और इंडियन सोसाइटी जितनी थी उससे भी पीछे जा रही थी। और देखा जाए तो सामाजिक लेवल पे, सामाजिक स्तर पे इंडियन सोसाइटी आज भी कोई बहुत आगे नहीं बढ़ी है। टेक्नोलॉजी और जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो सब देखने को मिलती है, लेकिन जो माइंडसेट होता है वो आज की डेट में भी फ्यूडल ही है और बैकवर्ड ही है इंडियंस का। तो ये सारे जो सुपरस्टिशन और ये सारे थे वो आज भी है, वो कौन सा ऐसा तो है नहीं कि चले गए। एंड उसके अलावा उसके सोशल ऑर्डर वाज बेस्ड ऑन एक्सट्रीमली रिजिड कास्ट सिस्टम, जिसमें फिर अनटचेबिलिटी भी एकदम चरम सीमा पे आ चुकी थी। और उसके अलावा स्टेटस ऑफ विमेन वाज वेरी लो। देन विमेन, देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ विमेन, जैसे कि पर्दा सिस्टम था, देन सती सिस्टम वाज देयर। खैर सती एक ये नहीं था कि यानी वो अपर कास्ट एंड रिच फैमिलीज की ही औरतों में प्रैक्टिस किया जाता था। इट वाज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया। इट वाज प्रैक्टिस स्पेशली इन बंगाल, और उस एरिया में थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट था। देन अर्ली विडोहुड हो जाता था, प्री प्यूबर्टी मैरिजेस होते थे लड़कियों के, एंड इनवेरिएबली द मेन दे गॉट मैरिड टू वर वेरी ओल्ड। तो वो ऑब्वियसली जब 40 साल का डिफरेंस होगा तो हस्बैंड तो जल्दी मर जाएगा, फिर ये इसको अपनी बाकी की जिंदगी एक विधवा की तरह बितानी होगी, और फिर वो उससे एसोसिएटेड जितने टैबूज थे वो फॉलो करने होते थे। सो दिस सोशल कंडीशंस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हम बात नहीं करेंगे। देन इकोनॉमिक कंडीशंस वर आल्सो देयर। देयर वाज नो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। देन इकोनॉमी वाज ड्विंडलिंग। और बैड इकोनॉमिक कंडीशंस जब होती है तभी एम्पायर्स गिरते हैं। तुम कभी भी देखना, हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी देखा था कि फ्लरिशिंग इकोनॉमीज के टाइम पे एम्पायर्स कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होते। एम्पायर्स हमेशा डिसइंटीग्रेट होते बैड इकोनॉमिक कंडीशंस के टाइम पर। So economy is directly related to the political situation in a given area. It may be a country, it may be a province. So it happens everywhere. तुम कभी भी देखो सोसाइटी में chaos तभी ज्यादा क्रिएट होता है जब इकोनॉमी नीचे रहती है। तुम किसी डेवलप्ड कंट्री में देखो, वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है, वहां पर ऐसे प्रॉब्लम्स देखे क्या कभी? हिंदू मुस्लिम रॉयट हो रहे हैं, वहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम है, वहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमेन, ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स और ये सारे भी उसी से एसोसिएटेड है, बैड इकोनॉमी से। ओके, देन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर की अगर हम बात करें तो इसमें अब औरंगजेब के 3 बेटे थे, मोहम्मद मुअज्जम, देन मोहम्मद आजम एंड काम बख्श। तो उसमें जो मोहम्मद मुअज्जम था सबसे बड़ा, ही वाज ही इवेंचुअली बिकेम किंग। एक्चुअली इनमें भी एक वॉर ऑफ सक्सेशन था ही। ये सब इसके बेटे अलग अलग जगहों पे पोस्टेड थे एज प्रोविंशियल गवर्नर्स। व्हेन दे हर्ड द न्यूज ऑफ हिज डेथ, तो ये अपने अपने अपनी अपनी फौज लेके कैपिटल की तरफ उन्होंने मार्च किया, और इवेंचुअली बड़ा बेटा कामयाब हुआ, जो जिसने बहादुर शाह का टाइटल लिया, और उसके बाद उसने रूल किया। तो उसके बाद ऐसे कई सारे इनके अलग अलग रूलर्स आए। जहांदर शाह आया, उसके बाद फारूक सियार आया, और देन मोहम्मद शाह, शाह आलम, ऐसी उसकी पूरी एक क्रोनोलॉजी है। वो उसको इसके बारे में हम डिटेल में भी बात नहीं करेंगे। तो मुगल एम्पायर धीरे धीरे हर इसमें इन एक कॉमन पॉइंट था कि जितने औरंगजेब के बाद लीडर किंग्स बने, वो उसमें एक भी औरंगजेब जैसी काबिलियत नहीं रखता था। उसमें से एक दो ठीक थे, पहला जैसे बहादुर शाह वगैरह, लेकिन वो जल्दी मर गया। लेकिन और उसके बाद के तो सारे अय्याश और
प्लेजर लविंग और इस टाइप के सारे उनके किंग थे. सो देवर बैड एडमिनिस्ट्रेटर्स. और फिर इंटरनल कॉन्स्पिरसीज बहुत रहती थी इनके एम्पायर में, अलग अलग ग्रुप्स के फैक्शनलिज्म फैक्शंस थे. और हमेशा जो नया किंग बनता था उसको कैसे नीचे लाना, तो कोई 10-12 साल, 2 साल 3 साल के लिए भी किंग्स बने हुए, 1-2 साल के लिए भी बने हुए. तो ऐसा ये कि इनके साथ प्रॉब्लम था. एंड उसके बाद अराउंड बहादुर शाह जफर तक 1857 में बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मोनार्क, मुगल मोनार्क. और उसको भी ब्रिटिश ने, बिकॉज ही कॉन्स्पायर्ड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857, ही वाज इम्प्रिजन्ड, ही वाज अरेस्टेड एंड बेसिकली डिपोर्टेड टू बर्मा, मांडले, एंड वेयर ही डाइड. तो वैसे भी जब बहादुर शाह जफर एम्परर था, तब वो एम्परर नाम के लिए था. दिल्ली बेसिकली दिल्ली के ही थोड़े बहुत एरिया में मुगल रूल रह गया था. अब कहाँ इतना बड़ा, इतने बड़े देश पे मुगल शासन था, और कहाँ वो दिल्ली के छोटे से एरिया में चांदनी चौक से लेके थोड़ा बहुत और 8-10 किलोमीटर का घेरा, उतना मुगल एम्पायर रह गया था. सो यू वोंट बाय एनी मीन्स, यू वोंट इवन कॉल इट एन एम्पायर, उसको तो किंगडम भी नहीं बोलेंगे. ठीक है. तो अब इसमें फिर इस चैप्टर में तुमको ये भी देखना है कि फिर जो बाकी की रीजनल पावर्स थी, वो भी जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो बाकी रीजनल पावर्स धीरे धीरे बढ़ रही थी. उसमें से एक मेजर रीजनल रीजनल पावर थी मराठास की. सो तो मराठा पावर बेसिकली रोज नॉट अंडर शिवाजी बट अंडर द पेशवाज. एक्चुअली शिवाजी वॉज द ग्रेट, शिवाजी की अपनी जगह है इतिहास में. लेकिन जो मराठा एम्पायर की हम बात करेंगे, जब वो जो एक्सपेंशन शुरू हुआ बियॉन्ड महाराष्ट्र एरिया, तो इधर नॉर्थ में वो ऑलमोस्ट ग्वालियर और दिल्ली तक मराठा एम्पायर पहुंच गया था. उसका मैप देखेंगे जब हम इस चैप्टर में उसको करेंगे. और इधर साउथ इंडिया में भी ऑलमोस्ट तमिलनाडु वगैरह तक मराठा एम्पायर था. इधर ईस्ट में भी था, मध्य प्रदेश और उड़ीसा लेवल ये पूरा. सो बेसिकली मराठास वर द ओनली people who were in a position to replace Mughals had in India, had British power not risen the way it did. तो इनके काफी एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स और किंग थे. जैसे इट्स बेसिकली द हाउस स्टार्टेड विथ बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव. इनके अलग अलग वो थे. खैर उसको हम अभी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे किसने क्या किया. और इनकी इन्होंने बेसिकली एक अच्छी नींव रखी मराठा एम्पायर की. बट इवेंचुअली फॉरेन इन्वेजन्स भी जब फिर से चालू हो गए थे, बेसिकली प्लंडरिंग रेड्स हैड स्टार्टेड बाय नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली. तो तब से मराठा पावर कम होनी चाहिए. इनफैक्ट जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, दैट वाज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास. तो पानीपत, अब पानीपत अगर तुमको पता होगा, ये जगह हरियाणा में है, हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है पानीपत. तो अब मराठास की लड़ाई पानीपत में हो रही है, इसका मतलब मराठास वहां पर प्रेजेंट थे. तो मराठा किंगडम ऑलमोस्ट दिल्ली तक पहुंच चुका था. तो वहां पर बेसिकली अहमद शाह अब्दाली के वो a very big blow to Maratha supremacy in that area. और तब से फिर मराठा पावर का भी डिक्लाइन होना शुरू हुआ. और खैर अहमद शाह अब्दाली को यहाँ पर कोई अपना किंगडम और ये सब स्थापित नहीं करना था, उसको अपनी यहाँ पे रेड्स करनी थी ओनली. वो लूटपाट के लिए आता था, और उसने कई सारे प्लंडरिंग रेड्स किए. उसने अवध की भी कई किंगडम्स को खत्म किया और चला गया. तो बेसिकली पॉलिटिकली ये सब वीक हो गए, और उसी का एडवांटेज धीरे धीरे ब्रिटिश ने अपने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी और इन सब से शुरू किया. सो बेसिकली इट वाज अंडर, अर्लियर इट वाज अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड देन इट केम अंडर ब्रिटिश रूल. तो खैर उस पर तो हम बाद में आएंगे. फिर ऐसी एक और किंगडम था, एक और पावर हाउस था या एरिया था जो प्रोमिनेंस में आया, दैट वाज द अवध एरिया. तो अवध, ये जो नाम है, ये बेसिकली अयोध्या से आता है. और अवध के कई सारे बड़े बड़े नवाब रहे. और अवध एरिया मतलब आज का तुम पकड़ लो मेजर पार्ट ऑफ यूपी. तो वो एक प्रोमिनेंस में आया. उसके कुछ अलग उसके किंग्स थे, सादत खान, देन आई एम नॉट रिमेम्बरिंग ऑल द नेम्स तो राइट नाउ. तो उसके सफदरजंग वाज वन ऑफ द मेजर किंग्स ऑफ Awadh area. Then Wajid Ali Shah was the one. In fact, Wajid Ali Shah was the last one. So when Awadh was finally annexed by Dalhousie, Dalhousie was the British Governor General. So since then, uh, the house of Awadh, yani Awadh kings also came to an end.
और वो जब अवध का एनेक्सेशन हुआ था 1853 में, so that was basically a major cause for, it is considered as one of the major causes of the outbreak of revolt of 1857. तो और तभी से इनफैक्ट 1857 के बाद से ब्रिटिश ने अपनी एनेक्सेशन की पॉलिसी खत्म कर दी थी। एनेक्सेशन का मतलब ये होता है कि तुमने किसी राज्य को पे अटैक किया और उसको अपने एरिया में इनकॉर्पोरेट कर लिया, सो वो पॉलिसी ब्रिटिश ने अबैंडन कर दी थी 47 के बाद। तो उन्होंने उसके बाद जो जितने प्रिंसली स्टेट्स यानी राजघराने थे उनको वैसा का वैसा ही रखा, लेकिन उनको उन्होंने अपने पैरामाउंट से में लिया। तो खैर उसके बारे में बाकी की बात बाद में करेंगे। सो सिमिलरली देयर वाज अनदर हाउस इन बंगाल। तो बंगाल में जैसे 1700 में मुर्शीद कुली खान का राज था, ही वाज बेसिकली दीवान ऑफ बंगाल अंडर ऑफ कोर्स द मुगल्स। बाद में औरंगजेब की डेथ के बाद उन्होंने अपना ये खत्म कर दिया, उसने अपना लिंक्स तोड़ दिया और अपना इंडिपेंडेंट वहाँ इस्टेब्लिश किया। तो ये बंगाल में फिर इनफैक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश रूल की इंडिया में नींव रखी गई है वो बंगाल से शुरू हुई। तो ऐसे तो उन्होंने कुछ एरियाज साउथ इंडिया में कैप्चर किए थे, लेकिन अब वो साउथ इंडिया में जो उन्होंने ये किए थे उसके अब इंटरेस्टिंगली हाउ स्ट्रेंज इट इज, यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर सुप्रीमसी के लिए साउथ इंडिया में लड़ कौन रहे थे, ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ रहे थे। यानी इंडियंस क्या कर रहे थे पता नहीं। इंडियन तो ब्रिटिश एक्चुअली तब तक फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी, डच ईस्ट इंडियन कंपनी, पोर्चुगीज, ब्रिटिश ये सारे इंडिया में आ चुके थे फॉर ट्रेडिंग। लेकिन दे यहाँ पर यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए सभी ने अपना अपना अपनी अपनी सुप्रीमसी ये करना शुरू किया, इस्टेब्लिश करने शुरू की, और इसमें ब्रिटिश वर द वन हु इवेंचुअली इमर्ज्ड एज विक्टोरियस। लेकिन उन्होंने साउथ में थोड़े बहुत उनके फ्रेंच के साथ बैटल्स हुए। बेसिकली दे आर पॉपुलरली नोन एज द कार्नेटिक वॉर्स। तो 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए यानी एंग्लो फ्रेंच वॉर्स इंडिया में हुए टू इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमसी इन साउथ इंडिया, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। सो इवन द बेसिकली ब्रिटिश रूल इंडिया में जो स्थापित हुआ वो बंगाल से हुआ। तो अंडर लॉर्ड क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी was won by the British, एंड बैटल ऑफ प्लासी, 2 बैटल्स थे मेन, बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी। तो उसमें बैटल ऑफ प्लासी हैज a very important place in India's history because had the British lost the battle of Plassey, तो there would have been no British rule in India, या मे बी इतने बड़े पूरे सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश रूल नहीं होता, होता ही नहीं। और बैटल ऑफ प्लासी वाज टोटली वन बाय देयर इंटेलिजेंस, देयर डिप्लोमेसी एंड, क्योंकि फौज कौन सी थी, वो कौन सी ब्रिटेन से क्या फौज लेके आए थे घोड़ों पे और शिप्स और बैटल शिप्स और लेके, वो थे तो सारे गोरे ही। हैंडफुल ऑफ पीपल वर देयर, रेस्ट ऑल द पीपल वर फाइटिंग ऑन ब्रिटिश साइड वर इंडियंस। ओके, तो ये इस वे में उन्होंने बंगाल से अपने इसकी नींव रखी। फिर इन द मीन टाइम हैदराबाद एरिया में भी एक पावरफुल डायनेस्टी इमर्ज होनी शुरू हुई विच वाज कॉल्ड द हाउस ऑफ निजाम्स। तो ये निजाम, अब हैदराबाद मतलब हैदराबाद सिटी नहीं है, वो उसको हैदराबाद सिटी मत मानो। हैदराबाद सिटी इज क्वाइट, हैदराबाद प्रोविंस वाज क्वाइट बिग। तो उसमें इट कंप्राइज्ड ऑफ प्रेजेंट डे, सपोज तुम विदर्भ का कुछ पार्ट, मराठवाड़ा का पार्ट, देन आंध्र प्रदेश का पार्ट, और वो ऐसा बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पर हाउस ऑफ निजाम्स वाज देयर। एंड निजाम वाज दिस पर्टिकुलर हैदराबाद प्रिंसली स्टेट वाज नेवर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। तो और ये एक इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद एक बोन ऑफ कंटेंशन भी बन गया था बिकॉज द निजाम वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। खैर इट वाज बाय मिलिट्री एक्शन इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडिया। तो एक हाउस ऑफ निजाम भी यहाँ पर इमर्ज होके आया। देन उसके कुछ अपने मुजफ्फर जंग, सालार जंग, ऐसे उनके ये थे, निजाम उल मुल्क। ओके, तो ये कुछ वहाँ के उस समय के उनके किंग्स के नाम थे। देन अनदर इम्पोर्टेंट किंगडम वाज द मैसूर किंगडम। तो मैसूर यानी वो प्रेजेंट डे कर्नाटक का काफी बड़ा पार्ट उसमें आता था। तो अब नाउ यू मस्ट हैव हर्ड द फेमस टीपू सुल्तान नेम। तो हैदर अली वो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल्स आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, और उसके बाद टीपू सुल्तान, हैदर अली, टीपू सुल्तान, और इनफैक्ट टीपू सुल्तान की डेथ के बाद वो एरिया बेसिकली ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया। तो 3 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए जिसमें इवेंचुअली ब्रिटिश वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी।
ओके ओके देन उसके अलावा हैदराबाद के अलावा एक और जो हाउस था, हाँ, देन देर वाज केरला। तो केरला में देर वर वर्म सब मार्तंड वर्मा करके एक रूलर था वहाँ पर। सो उसके अंडर में ये था। सो इवेंचुअली उसको भी अपने पैरामाउंट्स में ब्रिटिश ले आए थे। देन देर वर अब इधर के राजस्थान एरिया के जो कई स्टेट्स थे, ये ये दे आल्सो ओड देयर सुजरेनिटी और दे वर अंडर द पैरामाउंसी ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग औरंगजेब्स टाइम। तो औरंगजेब की डेथ के बाद उन्होंने भी अपने, नाउ दीज वर बेसिकली दे ऑल दीज किंग्स और प्रिंसेस और महाराजाज वर बेसिकली हिंदूज, ये हिंदू राजपूत थे। तो ये राजपूत स्टेट्स थे राजस्थान के। तो यहाँ के कुछ इनके फेमस थे, जैसे दुर्गादास राठौड़ था जयपुर का किंग। देन उसके बाद अजीत सिंह वॉज देयर। एंड वहाँ पर जो ढेर सारे घराने थे, जोधपुर घराना, जयपुर घराना, देन बीकानेर, जैसलमेर, ओके, और उदयपुर। तो इन सब के ये सारे ऐसे बड़े बड़े वहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थे कई सारे राजस्थान में। और उन लोगों ने भी अपने अपने इंडिपेंडेंस मुगल एम्पायर से ये कर दिए थे। तो अब बेसिकली मुगल इंडिया में कोई भी एक पैन इंडियन एरिया पे कोई रूल था नहीं। अच्छा, उसके अलावा रोहिलखंड एरियाज जो है, एक और रोहिलखंड इज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी यूपी एरिया में वो आता। तो वहां पर भी रोहिलास करके एक डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल करना शुरू किया। दे ऑल्सो डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल्स। और रोहिलखंड एरिया में उन्होंने अपनी स्थापना की। देन सिक्स, अब सिख ये जो थे ये पंजाब एरिया में ना, पंजाब की जब भी हम, अब जैसे हम 47 के पहले की हिस्ट्री की जब भी बात करते हैं और उसमें पंजाब का नाम लेते हैं, तो यू डोंट हैव टू इमेजिन द प्रेजेंट डे पंजाब ऑफ इंडिया। तो तुमको उसमें इमेजिन क्या करना है, पाकिस्तान पूरा, ऑलमोस्ट मेजर मेजर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। देन हरियाणा ऑल्सो, द प्रेजेंट डे पंजाब, इवन हिमाचल प्रदेश और ये और जम्मू एरिया एंड नॉर्दर्न राजस्थान, ऐसा इतना बड़ा पार्ट तुमको इमेजिन करना है जब भी हम पंजाब की बात करेंगे। तो नाउ दिस पंजाब वाज अंडर द रूल ऑफ सिक्स। तो इसमें इनका एक मेजर जो किंग था, दैट वाज रंजीत सिंह। Now, after Ranjit Singh's death, basically, until Ranjit Singh was alive, the British were never able to conquer Punjab. तो उसमें भी एंग्लो सिख वॉर्स भी हुए, दो दो एंग्लो सिख वॉर्स हुए। एंड फाइनली फिर आफ्टर रंजीत सिंह डेथ, British were able to annex Punjab. So after the annexation of Punjab, that is in 1848. So 1848 onwards, you can safely say that the entire subcontinent basically came under British control. तो बाकी सारा ब्रिटिश कंट्रोल में पहले ही आ चुका था। दिल्ली तो खैर ब्रिटिश कंट्रोल में 1803 में ही आ गया था। और फिर एनेक्सेशन ऑफ पंजाब के बाद सिंध एरिया और पंजाब यानी ये पूरा फिर ब्रिटिश कंट्रोल में आया। और नाउ द ब्रिटिश एम्पायर बेसिकली उसकी बाउंड्रीज थी अफगानिस्तान से लेके, नॉट एंटायर अफगानिस्तान बट मेनी पार्ट्स ऑफ इट। तो अफगानिस्तान से लेके इधर बर्मा तक, ये इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट, और इधर कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये पूरा का पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश कंट्रोल में था टिल 1947। ओके, तो सिक्स वर देयर। देन उधर आसाम और नॉर्थ ईस्ट एरिया में, अब इन पे एक ऐसा था, इस एरिया में वैसे भी मुगल एम्पायर का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था नहीं। तो और इसके जो स्पेशली जो बाहर के एरियाज है, यानी जो आज के डेट में जिन जो स्टेट्स है, जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, जो नागालैंड और त्रिपुरा वगैरह, तो ये और भी पेरिफेरल स्टेट्स है इंडिया के। तो इनका तो पहले भी ब्रिटिश से, स्पेशली नागाज का, ब्रिटिश से ये, ब्रिटिश को ये कहना था कि जब तुम इंडिया को इंडिपेंडेंट कर रहे हो तो हमको एक अपना इंडिपेंडेंस अलग से दो, बिकॉज वाई आर यू टाइंग अस विद इंडिया व्हेन वी हैव नथिंग टू डू विद इंडिया। क्योंकि कल्चरली भी हमारा पूरा अलग सिस्टम है, रेशियली हम अलग है, और पॉलिटिकली भी हम इंडिया के किसी मेजर रूलर के का पार्ट नहीं रहे। यानी मुगल एम्पायर का नागालैंड पार्ट नहीं था, अशोक के एम्पायर का पार्ट नहीं था। तो पॉलिटिकली भी हम एक अलग ही एंटिटी रहे। एंड it was the British who basically ruled it as one unit.
रूल्ड इंडिया एज वन यूनिट, जिसमें नागालैंड भी आ गया था। तो नाउ वी वांट इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद नागालैंड में भी बहुत इंसर्जेंसी थी 50s 60s वगैरह में, जैसे अभी कश्मीर में। तो खैर अभी वो हो गई सॉल्व, अभी वो प्रॉब्लम नहीं है। तो नागालैंड को स्टेटहुड बहुत जल्दी भी दे दिया था, फुल फ्लेजेड स्टेटहुड, सो दैट इट शुड पार्टिसिपेट इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट्स थे, अब इनमें कुछ अलग अलग रूलर्स रहे, तो वो उनका बहुत मतलब ये नहीं है इंडिया में। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द इस चैप्टर में तुमको कुछ इन्वेजन्स जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने कुछ इन्वेजन्स किए थे उसके बारे में भी करना। तो उनका बेसिकली क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन पॉलिटिकल सीन पे, एंड उसके अलावा उसका ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल इम्पैक्ट क्या रहा है, एंड हाउ बेसिकली इट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन वीकनिंग इंडिया, एंड इट पेव वे फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दो मेजर रेड्स इंडिया, दो मेजर इन्वेजन्स इंडिया में हुए, बट नॉट टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर, बट जस्ट टू लूट इंडिया। तो उसमें एक था नादिर शाह का इन्वेजन, और देन 20 years आफ्टर दैट अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन। तो इट वाज बेसिकली अ प्लंडरिंग रेड, एंड अहमद शाह अब्दाली ने एक ही बार नहीं 3 4 बार बड़ी बड़ी रेड्स की, और उसमें से एक बार तो उसने एक मेजर बैटल लड़ा इंडिया में पानीपत में मराठास के साथ, और जिसमें मराठास को हराया, और तब से मराठा पावर भी खत्म होनी शुरू हुई। ओके, सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक का इसमें तुमको करना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड द राइज ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंट्स इन इंडिया। तो अब ये कैसे शुरू हुआ? तो पहले तो इंडिया में यूरोपियन कंपनीज आनी शुरू हुई। तो यूरोपियन कंपनीज का इंडिया में क्यों इंटरेस्ट था? तो इसलिए था क्योंकि इंडिया वाज ऑलवेज अ फेमस कंट्री, यानी इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडिया में सभी का इंटरेस्ट रहा है। इंडिया में शाकाज आए, कुशन्स आए, पार्थियंस आए, और कौन नहीं आए, मतलब हून्स। ओके, तो इंडिया में इन्वेजन्स का सिलसिला तो शुरू से ही चलता आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है? वो एक बेसिकली, नाउ व्हाई डू पीपल माइग्रेट टू अमेरिका प्रेजेंटली? बिकॉज वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वहाँ पे रिसोर्सेज और ये सारे बहुत अच्छे हैं। सो अमेरिका इज द मोस्ट सॉट फॉर डेस्टिनेशन फॉर एनी वन हु वांट्स टू माइग्रेट आउट ऑफ हिज कंट्री। वो क्यों है? क्योंकि वो प्रॉस्परस है। ठीक है, तो वो एक मॉडर्न फॉर्म में प्रॉस्परस है, बिकॉज इट इज ए हाईली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड कंट्री, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, गुड क्लाइमेट। ओके, थोड़ा कोल्डर साइड में अमेरिका ऊपर होने की वजह से, बट इंडिया के साथ भी यही सारे एडवांटेजेस पहले रहा करते थे। तो इंडिया में जैसे पहली बात तो एक ट्रॉपिकल कंट्री होने के नाते यहाँ का क्लाइमेट समर्स में थोड़ा सा हॉट हो जाता है, बट अदरवाइज इट्स प्लेजेंट। तो विंटर्स यहाँ के बहुत हार्श नहीं होते, कुछ नॉर्दर्न पार्ट के छोड़ दिए जाए तो। नॉर्थ इंडिया में भी जो इंडिया में ठंड पड़ती है, जैसे वहाँ भी सिंगल डिजिट में टेम्परेचर आ जाता है, 2 3 डिग्री दिल्ली वगैरह में भी हो जाता है। तो ये बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए होता है, माइनस में तो जाता ही नहीं है। और फिर माइनस में टेम्परेचर जाता है, फिर वो पहाड़ों पे हिमालयाज में, यानी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वगैरह में, तो विंटर्स हार्श नहीं होते। यहाँ के समर्स थोड़े हार्श होते, लेकिन वो भी अब जैसे यहाँ यहाँ का जो समर रहता है, वो पीक जो उसका रहता है वो 15 20 दिन ही रहता है, जब बहुत ही ज्यादा इंटेंस 45+ डिग्री टेम्परेचर जो चलता है वो 15 20 दिन का काम रहता है बस। उसके बाद टेम्परेचर्स, इवन इफ दे आर इन 40s, दे आर नॉट, नाइट का टेम्परेचर कम रहता है, सो क्लाइमेटिकली भी बहुत हार्श नहीं है। देन यहाँ पे सारे सीजन है, समर, विंटर, रेनी सीजन है, देर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ रिवर्स, देन देर वर ह्यूज जंगल्स। यानी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लैंड की कोई कमी नहीं है, मतलब, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरेबल लैंड की कमी नहीं है। एरेबल का मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। तो these are the things which basically attracted foreigners to India since ages, and this also explains why Indians never migrated to foreign countries. Why would they? Can you in present डे में तुम ऐसा देखते हो क्या कि किसी कोई अमेरिकन बहुत फाइट कर रहा है कि उसको किसी दूसरे कंट्री में जाके सेटल होना है? वो क्यों जाएगा? इनफैक्ट अमेरिका में आज भी यूरोप से माइग्रेशन, डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोप की डेवलप्ड कंट्रीज से भी लोग माइग्रेट होते हैं। स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह से अभी भी, जर्मनी वगैरह से भी माइग्रेट होते हैं वहां पर, जबकि वो खुद अपनी डेवलप्ड कंट्रीज है। तो अमेरिकन वुड नेवर माइग्रेट टू फॉरेन कंट्रीज, व्हाई वुड दे?
तो ह्यूमन टेंडेंसी या ह्यूमन नेचर ही बेसिकली ऐसा होता है कि वी ऑलवेज वांट कंफर्ट्स. Okay, so people would come to areas where they would find a comfort of living in all senses. तो उसमें climate भी आ गया, उसमें agriculture भी आ गया, and आर्यंस भी इंडिया में ही आके क्यों सेटल हुए, मतलब वो और आगे क्यों नहीं गए. तो उसका मेन रीजन यही था. वन वाज क्लाइमेट, वन वाज द क्वालिटी ऑफ लैंड, द प्रेजेंस ऑफ मेजर रिवर्स. तो ये तो अब इंडिया एक शुरू से ही एक हॉट डेस्टिनेशन रहा है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है कि यूरोपियंस इंडिया में क्यों आ रहे थे. अब यूरोपियन इंडिया में इसलिए आ रहे थे, उसका एक मेजर रीजन था, उन्होंने अपनी एक शिपिंग इंडस्ट्री को अच्छा डेवलप किया. एंड सिर्फ यही था कि लैंड रूट से इंडिया आना यूरोप से वो काफी लंबा और बहुत ट्रेचरस रास्ता भी हो जाता ना, उसमें ढेर सारे किंगडम्स आएंगे, क्या क्या नहीं आएगा, तो वहां पे लूटपाट होगी, कौन अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा, तो बेसिकली सी रूट चाहिए था. तो इन 1499 वास्को डे गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. ठीक है, सो व्हेन ही इवेंचुअली लैंडेड इन गोवा, तो तब से वो इंडिया एक हॉट डेस्टिनेशन बन गया, और इंडिया में यूरोप से यूरोपियन कंपनीज के लोग, ये सब प्राइवेट कंपनीज थी, ब्रिटिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडियन कंपनी, देन डच ईस्ट इंडियन कंपनी, ये सब प्राइवेट कंपनीज थी. और वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से नए टाइप की इकोनॉमी भी शुरू हो रही थी. दे प्रमोटेड मर्केंटाइल एक्टिविटीज, तो शिपिंग इंडस्ट्री वाज डेवलपिंग. ठीक है, और बेसिकली वो सोसाइटी ही मॉडर्नाइज हो रही थी. तो नाउ ह्यूज शिप्स वर बिल्ट. तो ये लोग फिर इंडिया आने शुरू हुए फॉर ट्रेडिंग पर्पज. नाउ इवेंचुअली ये यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करने के इंटेंशन से नहीं आ रहे थे. इनका मेन ये था कि इंडिया में एक्चुअली जब व्हेन सर थॉमस रो व्हेन ही विजिटेड जहांगीर कोर्ट, मुगल एम्परर था जहांगीर अकबर से पहले. तो नो नॉट अकबर से, अकबर के बाद. ओके, सो अकबर का बेटा था जहांगीर, वही सलीम जो अनारकली और वो जो मुगले आजम जो पिक्चर है वो सब इसी पे तो है, जहांगीर पे ही है सलीम. ही वाज सलीम. सो व्हेन थॉमस रो विजिटेड जहांगीर कोर्ट, तो ही एडमिटेड कि हम यहाँ पे बिजनेस करने आए, लेकिन यहाँ पर हम बेच कुछ नहीं सकते. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम बेचेंगे, यहाँ सभी कुछ पहले से, हम यहाँ से सिर्फ लेके जा सकते हैं जो अपने कंट्री में बेचेंगे, और फिर ऑफकोर्स पैसे कमाएंगे. तो ये इंडिया की पोजीशन थी. इनफैक्ट 18th सेंचुरी में इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू 28% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी. नो, दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट. पूरे दुनिया का जो जीडीपी है उसका 28% सिर्फ अकेले इंडिया में था. सो दैट मीन्स द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, उसका 28% अकेले इंडिया में होता था. तो इंडिया वॉज प्रॉस्परस, एवरीवन वांटेड टू कम टू इंडिया, सो यूरोपियन कंपनी स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया. ठीक है, लेकिन अब इसमें बात ये आती है कि फिर हाउ डिड ब्रिटिश गेन देयर सुप्रीमसी. तो ये तो खैर उनकी पूरी अपनी उनकी एक्यूमेन है, उनकी एबिलिटी है, और उनका डिप्लोमेसी है. तो उसमें कुछ और फैक्टर्स भी है. अब जैसे नॉर्थ अमेरिका में भी एक एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा था, तो स्पेशली फॉर पोजीशन ऑफ कनाडा, कनाडा एरिया में चल रहा था. और कनाडा में एक बहुत एक प्रोविंस है क्यूबेक जिसका नाम है, वो अभी भी एक फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है. तो वहाँ पर भी फ्रेंच सेटलमेंट्स थी, और ये तो नाउ दे हैड टू साइन सम ट्रीटीज. नाउ ट्रीटी के हिसाब से फ्रेंच वुड हैव टू लीव इंडिया so that Britain would cede some territories in North America to France. तो इस टाइप की some arrangements थी, वो हम करेंगे आगे इसमें. And later on their diplomacy, their ability, their modern administration, और इन सब की वजह से ब्रिटिश इवेंचुअली प्रिवेल्ड इन इंडिया. तो अब फ्रांस के साथ जो इंडिया में ब्रिटेन की राइवलरी थी, दैट मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ 3 वॉर्स, एंड दे आर फेमसली नोन एज द कार्नेटिक वॉर्स. कार्नेटिक इसलिए क्योंकि वो कर्नाटक एरिया में वो वॉर्स थे. एंड अब इसमें फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1746 टू 1748 हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और फ्रेंच वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अंडर लॉर्ड डुप्ले. ओके, तो इसमें इनके कुछ अरेंजमेंट्स हुई. इसमें कौन हारा कौन जीता वो नहीं है, ऑफकोर्स ब्रिटिश का थोड़ा एडवांटेज था. सेकंड कॉर्नेटिक वॉर फिर उसके अगले साल ही शुरू हुआ.
उसमें फिर निज़ाम के साथ कुछ इंडियन इसके साथ मिलके, एक ब्रिटिश ने भी कुछ इंडियन नवाब्स अपने साइड किए, उन्होंने भी किए, इस टाइप से वो वॉर लड़ा गया। थर्ड कार्नेटिक वॉर वाज इन 1756 टिल 1763, जिसमें फाइनली फ्रेंच को डिफीट का सामना करना पड़ा एंड फ्रेंच हैड टू रिट्रीट फ्रॉम इंडिया। एंड डच ईस्ट इंडियन कंपनी का वैसे भी इंडिया में बहुत बड़ा, ये पॉलिटिकली बहुत बड़ा रोल नहीं था, एंड पोर्चुगीज वर कन्फाइंड टू दैट गोवा एंड उस एरिया में, तो वो इनफैक्ट वैसा का वैसा ही रहा। तो इंडिया पुदुचेरी, जो आज की पौंडीचेरी यानी जो अभी पुदुचेरी है, पुदुचेरी, यानम, माहे, ये कुछ एरियाज थे जो फ्रेंच कंट्रोल में थे। तो अब इंडिया के साइज के हिसाब से वो इनसिग्निफिकेंट है। एंड पोर्चुगीज वर कन्फाइंड टू गोवा, दमन, दीव area, and Dutch were basically they ceased to be in existence in India. तो उन्होंने अपनी टेरिटरीज फिर उधर बनाई, उन्होंने इंडोनेशिया, मतलब वो ट्रीटीज इनकी ऐसी थी कि हम कैसे बांटे पूरे वर्ल्ड को, बिकॉज ऐसे तो फिर वो यूरोपियन पावर्स ही एशियन कंट्रीज में लड़ते रहेंगे, तो फिर तो वो कभी इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। So French were allowed to rule in the Southeast Asian countries. Then Indonesia was given to the Dutch. In fact, earlier Sri Lanka was also for Dutch. Then later on, British gained their uh, prominence in Sri Lanka. और ऐसे उनकी कुछ अपने अपने अरेंजमेंट्स थी। तो इंडिया जो है, उस बंदर बाट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट आया ब्रिटिश कंट्रोल में। ओके, और फिर ब्रिटिश कंट्रोल जो इंडिया में शुरू होता है, वो होता है, उसकी शुरुआत होती है फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है। हाँ, तो अब ये बंगाल में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इसके बारे में इसमें करना है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कैसा शुरू किया था उसके बारे में करना है। जैसे उन्होंने एक डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू किया था, जिसमें उनकी ब्यूरोक्रेसी और तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियल सिस्टम और कुछ कुछ इन्होंने शुरू किए थे बंगाल एरिया में। और उसके साथ ही उनका रूल यहाँ पर फॉर्मली इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ था। ओके, तो इनके जो वेरियस गवर्नर जनरल्स थे, इसके अंडर में इनके वे ये हुए, तो इनके बारे में हम अभी बात करेंगे, बट आफ्टर 5 minutes ब्रेक। सो यू कैन लॉग इन आफ्टर 5 minutes। ओके, ओके, लॉग इन एट 8:50, 8:50 को लॉग इन करो।